तो स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल प्रश्न पत्र है 2023-24 का उसको सारा क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और जो पहला क्वेश्चन है कि जो जल भाग तीन ओर से स्थला भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई जल है और ये तीन भाग से क्या से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है। तीनों भाग से क्या से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है। तो इस जल को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड का पड़ोसी राज्य का समूह है। यहाँ पर कुछ राज्य का नाम दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन झारखंड का पड़ोसी राज्य है। तो जो बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो झारखंड के क्या है, पड़ोसी राज्य है। ठीक है, याद कर लीजिएगा कौन कौन पड़ोसी राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ मिलान किया हुआ है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन गलत है। तो हिमालय, नंदा देवी, ये सही है। उत्तरी मैदान, खादर, ये भी सही है। भारतीय मरुस्थल, बरखान, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार। ये उत्तरी सरकार नहीं होगा क्योंकि उत्तरी सरकार तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ पर कौन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाले प्रदेश है। तो जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख लीजिए, कथन दिया हुआ है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। क्या कथन सही है गलत है, आपको देखना है। यहाँ पर कारण इसका दिया हुआ है, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि केवल कथन सही है। ऑप्शन बी है कि कारण सही है और कथन गलत है, या कथन और कारण दोनों गलत है, या कथन और कारण दोनों सही है। तो यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, यह सही है। और इसका जो कारण दिया हुआ है कि जो गंगा नदी है उसमें हिमालय से पिघलने वाला बर्फ के कारण सालों भर उसमें जल प्राप्त होता है। तो कथन और कारण क्या है, दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। तो भारत में नदियों का महत्व सिंचाई में भी है, नौ संचालन में भी है और जल विद्युत में भी है। यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। तो जब भारत में मानसून का आगमन होता है तो मानसून के आगमन के साथ ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो जहाँ 200 से अधिक वर्षा होगा तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा। कैसा वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। कह रहा है कि 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं लिंग अनुपात, यानी कि सेक्स रेशियो। ठीक है, लिंग अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म दर को सही अर्थ है। यहाँ पर जन्म दर का सही अर्थ पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों को जन्म होता है ते सही है, जन्म दर का अर्थ सही है। यानी कि प्रति 1000 पुरुष में जितना बच्चा जन्म लेता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जन्म दर। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसे होता है। तो किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार पार्लियामेंट यानी कि संसद को होता है, संसद ही कानून बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में 26 अप्रैल 1994 को रंग भेद खत्म हुआ था। कब हुआ था, 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को रंग भेद खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दिया था। तो यह जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन ने दिया था, और अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक यहाँ पर देख लीजिए दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि
लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा जो संविधान है वो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है हमें, यानी कि जो हमारा संविधान है वो 6 मौलिक अधिकार हमें देता है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार एक था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो फिलहाल में भी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? कह रहे हैं कि कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है? तो जो गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर, वो कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सरकारी निर्णय में विवाद जो उठता है उसको सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? निपटारा करता है। ठीक है, डिसीजन देता है सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व वाले पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ। और कब दिया था? 1971 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है केंद्र सरकार का प्रमुख? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो कोई एक मान लीजिए खेत है, उसमें एक से अधिक फसल पैदा करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। यानी कि एक खेती में बहुविधि मतलब बहुत सारा फसल, यानी कि 3 फसल पैदा करते हैं एक साल में। कितना फसल? 3 फसल करते हैं पैदा। उसको हम लोग कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। तो कथन सही है कि जो पालमपुर गांव था वहाँ पर 400 परिवार थे, उसमें से क्या था? 1/3 परिवार के पास खेती ही नहीं था। ये राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया है? तो जापान जैसे देश है उन्होंने अपने देश को विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा पर निवेश किया है। सबसे अधिक किस पे किया है? शिक्षा पर निवेश किया है। लेकिन भारत में सबसे अधिक क्या पर निवेश हो रहा है? तो सेना पे हो रहा है निवेश। और जापान जैसे देश है वो शिक्षा पर निवेश करती है, इसीलिए जापान आज हम लोग से बहुत आगे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? तो जो ये खनन है वो खनन तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन हो गया, और एक परिवहन भी आता है, वो भी किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। लेकिन जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का कार्यान्वित की? तो भारत सरकार ने 1995 में एक योजना लाया था। 1995 में मिड डे मील का, यानी कि दोपहर के भोजन की योजना किया था। 1995 में शुरू किया था भारत सरकार ने। ठीक है, याद कीजिएगा कब शुरू किया था? 1995 में। और कौन सी? दोपहर के भोजन की योजना, यानी कि मिड डे मील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किए? तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य है उन्होंने निर्धनता को यानी गरीबी को कम करने के लिए अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार किया। ठीक है, कौन सा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार के भत्ते का हकदार होगा? तो यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष यानी कि कार्यक्रम। अगर इसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति है अगर उसको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार है। किसमें कहा गया था? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष में। ठीक है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है?
तो ग्रामीण क्षेत्र में पूछेगा तो 2400 कैलोरी, और यदि शहरी क्षेत्र में पूछेगा तो 2100 कैलोरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2100 कैलोरी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। तो ग्रामीण क्षेत्र में पूछेगा तो 2400 मारना है, और शहर क्षेत्र में पूछेगा तो 2100 कैलोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो ये जो भारतीय खाद्य नियम अधिनियम है, उसके तहत क्या कहा गया है कि जो गेहूं और चावल है उसको बफर स्टॉक यानी कि जो भंडार उसका है उसको जमा करके स्टॉक करके रख दिया जाता है, ताकि कभी आपातकालीन की स्थिति में उसको निकाल के राज्यों में वितरित किया जा सके। ठीक है। किसके तहत? तो भारतीय खाद्य निगम के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं? इशू प्राइस कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? यानी कि जो पुस्तक लिखे हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसको कौन लिखा है? तो उसको मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। कौन लिखा है? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, उस समय फ्रांस में किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था। ठीक है। अगला सवाल है कि नवंबर के अपराधी कौन थे? तो जो ये वाइमर गणराज्य के समर्थक थे उसको नवंबर के अपराधी कहा जाता था। किसका? वाइमर गणराज्य के समर्थक जो थे उसको नवंबर के अपराधी कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? उसको घेटो कहते हैं। मान लीजिए कोई समुदाय है, उसको दूसरे समुदाय से अलग रखने को क्या कहते हैं? घेटो कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो भारत का महान निदेशक कौन था? वन निदेशक? तो ब्रैंडिस था। कौन? ब्रैंडिस। अगला क्वेश्चन है कि झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो झूम खेती को हम लोग घुमंतु खेती भी कहते हैं। और घुमंतु खेती किसे कहते हैं? मान लीजिए यहाँ पर कोई समुदाय का लोग है, खेती यहाँ पर कर रहा है, खेती करते करते यहाँ की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो गया, तो यहाँ पर क्या किया उन लोग कि बड़ा बिस्तर अपना बांधा और दूसरे जगह चल गए, वहाँ पर जा गए और जंगल को काटे, और जंगल को काटने के बाद वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिए। पर खेती करते करते यहाँ का मिट्टी का भी उपजाऊ क्षमता कम हो गया, यहाँ से फिर बड़ा बिस्तर बांधे और अलग चल गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन लोग घूम घूम की खेती करते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? घुमंतु खेती कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा का स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सेवा का स्थापना 1864 को हुआ था, 1864 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 को हुआ था, और उस समय शासक कौन था फ्रांस का? तो लुई 16वां था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो जो औपनिवेशिक सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार थे, उन्होंने अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 यानी कि 1871 को पारित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 1917 को हुआ था। तो दोस्तों ये रहे आज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।